लास्ट हम लोग चिल्ड्रन टाइप ऑफ प्लान्स पढ़ रहे थे। ये जो प्लान वर्ड होता है बड़ा आसान वर्ड होता है और इसका लोग एक ही मीनिंग समझते हैं बस। बट जब आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट बनते हैं तो आपको प्लान में टोटल अष्ट धातु पढ़ाया जाता है। व्हाट? अष्ट धातु। इट इज 8 टाइप्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। गॉट इट क्लियर? तो इसमें की वर्ड्स को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका हमेशा आंसर ये गलत ही आएगा। सो प्लीज एवरीबडी ओपन डाउन द नोट्स। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था शायद। whatsoever an organization wants to achieve is called as its objective। भाई प्रॉफिट इंक्रीज करना है, सेल्स मैक्सिमाइज करना है, नंबर 1 पोजीशन हमारी मार्केट में होनी चाहिए, दिस इज ऑल ऑब्जेक्टिव। बट जब इस ऑब्जेक्टिव में आप लॉन्ग टर्म एटीट्यूड बना लें अपना, व्हाट? लॉन्ग टर्म। मारुति ने सोचा कि आने वाले 5 साल में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे। टाटा ने इसको 5 साल पहले सोच लिया था, तो आज लॉन्च किया और 85% से ज्यादा मार्केट में उनकी शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो टाटा के लिए वो स्ट्रैटेजी हो गई, बट मारुति के लिए अभी वो ऑब्जेक्टिव है। नहीं, प्लान तो दोनों ही है। ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो अ प्लान, स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो अ प्लान। प्लान 8 तरीके के हैं, 3 सिंगल यूज और बाकी स्टैंडिंग रेगुलर यूज। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। आपने सोचा कि भाई अब अगली बिग बिलियन डेज पे जब सेल आएगी तो मैं अमेजोन से सैमसंग S23 अल्ट्रा डायनामिक प्रो ग्लैमरस रिच खरीदूंगा मम्मी को बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए। इस बात का अंदाजा नहीं था कि मम्मी चप्पल लेके तैयार रहेंगी आपकी इस बेवकूफी के ऊपर, और आपने ये बात बहुत पहले प्लान कर ली, तो लॉन्ग टर्म हो गया ना। तो ये स्ट्रैटेजी है आपकी, ये ऑब्जेक्टिव, ये स्ट्रैटेजी है। बट बिग बिलियन सेल आई और आपने ऑर्डर प्लेस किया और 4 दिन में मोबाइल आपके घर आ गया, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो ऑब्जेक्टिव को स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करने के लिए उसकी शादी करानी पड़ेगी। किससे? लॉन्ग टर्म से। किससे करानी पड़ेगी? लॉन्ग टर्म से। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते टाइम कहीं पे भी आपको लॉन्ग टर्म शब्द नजर आया? नहीं नजर आया। व्हाट इट क्लियर? एंड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इट कुड बी सेल्स अगर हम इंक्रीज कर लें तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल्स इंक्रीज होगी तो मार्केट में लीडरशिप आ जाएगी, मार्केट में हमारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। तो मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन आपको मिल रहा है, बट स्ट्रैटेजी में मल्टीपल नहीं होता, इट इज ओनली 1। तो 2 बातें याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी एकदम सेम है। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म और ऑब्जेक्टिव कुड बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को आप ऑब्जेक्टिव नहीं बोलते, फिर आप उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी बोलते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? देयर आफ्टर जब आप मल्टीपल एरियाज पे बात करते हैं कुछ अचीव करने के लिए, दे आर ऑब्जेक्टिव्स, बट स्पेसिफिक एरिया ऑफ अचीवमेंट की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको बातें क्लियर होंगी। अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव हैज टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस लाइक। सर आपने ऑब्जेक्टिव क्यों बोला, यहां तो स्ट्रैटेजी लिखी है। मैंने बोला ना भाई, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी एक ही चीज है, फर्क सिर्फ इतना, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होता है और स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल एवेन्यूज पे काम करती है और स्ट्रैटेजी किसी एक पे। ओके, पहला क्वेश्चन एंड द ओनली क्वेश्चन, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे? नॉर्थ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया के लोग या ईस्ट इंडिया के लोग? एक आपने देखा होगा, एक कंपनी है जो आजकल अपना डोसे का प्लेटर बेच रही है, बैटर, सॉरी नॉट प्लेटर, हाँ क्या नाम है, वैद्यम कंपनी का नाम है ना, ग्रीन और व्हाइट कलर की पैकिंग आती है। क्या साउथ इंडिया में कंपनी उस तरह का बिजनेस कर पाएगी? क्या साउथ इंडिया में कंपनी उस तरह का बिजनेस कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी बताइए? वहां पे उनका स्टेपल फूड है, स्टेपलर खा जाते हैं सर वो लोग। अरे भैया, स्टेपल फूड का मतलब पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट। जैसे नॉर्थ इंडिया में या स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग दाल चावल, और दाल कौन सी खाते हैं? अरहर की। पंजाब में अरहर की दाल खाना और खिलाना बेइज्जती माना जाता है, आपको पता होगा शायद ये। वहां पे आपको किसी भी सो कॉल्ड ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में अरहर की दाल मिलेगी ही नहीं। वहां पे ये अरहर की दाल गाय भैंस को खिलाई जाती है, ये जानवरों खाना माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दाल में टेस्ट होता है बट एनर्जी प्रोटीन उतना ज्यादा नहीं होता। तो किसमें सबसे ज्यादा होता है? चने की दाल में। और वहां के लोग प्राइमरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, तो भाई वो मेहनत का बहुत काम करते थे, खेती बाड़ी का। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी वाले काम चोर होते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनका काम बड़ी मेहनत का होता था, तो इसलिए उनको ऐसी दाल खाने से ताकत मिले, तो इसलिए दे डिपेंडेंट ऑन सो कॉल्ड चने की दाल। समझ में आ गई सबको बात? तो वैसे ही साउथ इंडिया में भाई डोसा इडली सांभर तो रेगुलर फूड है। हमारे यहाँ क्या तो कभी कभी खास मौकों पे बनता है, वहां पे रेगुलर बनता है।
तो जैसे हमारे यहाँ डेली 2 टाइम आटा गूंदा जाता है ना, वहां पे जो इडली का ये जो मसाला होता है, बैटर जिसको बोलते हैं, ये बना के रख दिया जाता है फ्रिज में स्टोर करके, और 4-4 5-5 दिन का स्टोर रहता है। अगर आपकी सिटी में भी आपके कोई साउथ इंडियन फ्रेंड्स हो तो आप उनके घर में जाइएगा, उनके यहाँ ऐसा होता है। जो सांबर मसाला होता है वो अलग होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं साउथ इंडियंस या नॉर्थ इंडियन। तो नॉर्थ इंडियन का सांबर मसाला तो अशोक का मसाला, एमडीएच मसाला खरीद लाएंगे बेवकूफ, और वो लोग अपना मसाला खुद से तैयार करते हैं। जैसे हमारे आपके घर में गरम मसाला तैयार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गरम मसाले की खपत ज्यादा है, तो बाजार से प्रिपेयर्ड खरीदेंगे तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, और घर में पीसेंगे तो कम। तो वैसे ही वो जो वैद्यम कंपनी है जिनका प्रोडक्ट आता है, ये क्यों नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फेमस है? क्योंकि यहाँ पे ये स्टेपल डाइटरी फूड नहीं है, और ये सबके घर में अवेलेबल भी नहीं होता, तो इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। तो कंपनी ने सोचा जैसे पैक्ड दूध बिकता है, पैक्ड खाकड़ा और फाफड़ा आता है पैकेट गुजराती सामान, वैसे चलो इसको भी बेचना स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी हिट हो गई यहाँ पे। बट यही प्रोडक्ट लेके अगर कंपनी साउथ इंडिया चली जाए, एक पीस नहीं बिकेगा पूरे 1 साल में, क्योंकि ऑलरेडी घर में है। क्या आप अरहर की दाल बाहर से ऑर्डर करके मंगवाएंगे? जनरली नॉट। अरे अरहर की दाल 2 मिनट बन जाएगी, बॉयल करो, छौंका लगाओ, बन गई दाल तैयार। बट बटर पनीर मसाले की सब्जी आप मंगवा सकते हैं। तो हु आर द कस्टमर्स? कंपनी ने सोचा व्हाट इज द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट। इस तरह का हमारा प्रोडक्ट होगा तो साउथ इंडिया में डिमांड 0 हो जाएगी। व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी? भाई प्राइसिंग पॉलिसी, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट महंगा रखा जाएगा, बहुत महंगा रखा जाएगा, धीरे धीरे जब वो पुराना होगा उसका प्राइस घटाएंगे। अभी आपको मैं मार्केटिंग सेकंड यूनिट में जब पढ़ाऊंगा, इसको स्किमिंग प्राइस बोलते हैं। व्हाट? स्किमिंग। ये स्किमिंग शब्द आया कहां से? लस्सी जब बनती है तो जो मलाई होती है वो ऊपर होती है, दही में भी मलाई ऊपर होती है और पानी पानी नीचे होता है। तो जब आईफोन लॉन्च होता है 1 लाख रुपए का, 7-8 महीने बाद उसका प्राइस गिर जाता है। अगला आईफोन जब लॉन्च होता है तो इसका प्राइस और 25% गिर जाता है। तो पहले रईस लोगों को पागल बना के, बेवकूफ बना के लूट लो उनसे। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 13 आ गया मान लीजिए, तो स्टार्टिंग में बहुत महंगा होगा, रईस लोगों को महंगे दाम पे बेच के पैसा ले लो ज्यादा से ज्यादा, और फिर उसकी प्राइस गिरा देंगे। ऐसे ही कोई नई प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी प्राइस उसका कम रखा जाता है, बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लग जाती है उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। गॉट इट? तो प्राइसिंग की काफी पॉलिसीज होती हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, एक स्किमिंग प्राइसिंग होती है, काफी पॉलिसीज है इसकी, तो वो आप मार्केटिंग में पढ़ेंगे। हाउ टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट। तो ऐसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज जब इंडिया में आती हैं तो वो काफी बातों पे ध्यान देती हैं कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारा कॉम्पिटिटर इंडिया में बेच रहा है, हम उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करके बेचेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को और एक्सपैंड करेंगे। मारुति जब इंडिया में आया या Hyundai जब इंडिया में आया, तो 1-2 साल तो उन्होंने कुल एक गाड़ी बेची अपनी, Hyundai की सेंट्रो, और कोई गाड़ी बेची नहीं। जब लग गया कि उसकी डिमांड हो गई, लोग हमको पसंद करना चाह रहे हैं, हमारी लाइकिंग है प्रोडक्ट की, तो Hyundai वालों ने सेंट्रो के साथ साथ Hyundai Getz GETZ करके प्रोडक्ट लॉन्च किया। बट वो प्रोडक्ट उनका उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अपनी एक कार लॉन्च की, एक्सेंट सेडान कार, बड़ी फेमस हो गई कंट्री में, बहुत बिकने लग गई। अब धीरे धीरे मॉडल्स इस तरह से चेंज होते गए। तो दीज आर लॉन्ग टर्म प्लान्स चिल्ड्रन, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव या स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी। गॉट इट? क्लियर? डू अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। अग्रेसिव मतलब जिस इंसान का नाम अग्रसेन है उसको बुला कहीं चलो तुम एडवर्टाइजमेंट करो। अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? सर दिन में 10 बार फोन आता है, मैडम ये क्रेडिट कार्ड लेंगे? नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं लेना। क्यों लेना? भाई हमें क्रेडिट कार्ड की लोन की जरूरत नहीं है। अच्छा क्यों नहीं जरूरत? अरे हमारे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो एफडी करा लीजिए हमारी कंपनी में आके। एफडी ऑलरेडी हमारे बैंक में, गोल्ड लोन बहुत है। अच्छा तो एक काम करिए, गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले लीजिए हमसे। अच्छा चलिए आइए गोल्ड एक्सचेंज करके नया गोल्ड ले लीजिए हमसे। तो सो कॉल्ड ये अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होती है, आपको प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना, अट्रैक्ट करना। हर 2 मिनट में अगर अमेजोन का ऐप आपके मोबाइल में है, नोटिफिकेशन चल रहा था ना, ये खरीद लो वो खरीद लो, और सब कुछ अगर आप खरीदने लग जाएंगे तो पूरा मोहल्ला बिक जाएगा आपका, और आपकी बाइंग हैबिट्स कभी भी खत्म नहीं होंगी। समझे इस बात को? टू बीट कॉम्पिटिशन। अच्छा इस लड़के को बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे सर, आज मिल गया, आज बहुत मार मारेंगे इसको। बीट कंपटीशन का मतलब क्या है? मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको कैसे तोड़ के अपने आप को आगे लाया जाए, दैट इज नोन एज टू बीट कंपटीशन। समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? तो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस याद रहेगा। शॉर्ट टर्म प्लान है टू अचीव समथिंग इज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म है और सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन है तो इट इज स्ट्रैटेजी। समझ में आ गया? तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि झूठ बोलेंगे खानदान में सबसे और फंसेंगे नहीं, सॉरी, आपका प्लान है कि झूठ बोलेंगे और फंसेंगे नहीं, तो ये ऑब्जेक्टिव है।
सिर्फ मम्मी से झूठ बोलना है लंबे समय तक, सिर्फ मम्मी से, तो ये क्या है? स्ट्रेटेजी है। सिर्फ मम्मी, सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे नहीं बोलना, और लंबे समय तक, काम खत्म। याद रख लेंगे सब लोग? पक्का? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देते हैं, फिर आगे चलते हैं। इन द सिटी ऑफ प्रयागराज, आई रिमेंबर कि फरवरी 2006 में मैकडॉनल्ड्स ने एंट्री मारी, फरवरी 2006 में, और अपने हर प्रोडक्ट का प्राइस तो मार्केट से ज्यादा रखा, बट आलू टिक्की, बर्गर और चिकन मैकग्रिल को 20 रुपए में बेचा। सॉफ्टी 7 रुपए और 5 रुपए में बिका करती थी उनकी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैक आलू टिक्की के नाम पे एडवर्टाइजमेंट दिखाकर 20 रुपए का प्रोडक्ट ढेर सारी पब्लिक को खींचो। पब्लिक आएगी तो पापा टाइप लोग, मम्मी टाइप लोग आएंगे, और उनके चवन्नी ढन्नी चिबिल्ली बच्चे भी आएंगे, और बच्चे खाएंगे फ्रेंच फ्राइज, उसमें लूटेंगे हम। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मैकडोनल्ड का एक आइडिया इंडिया में हमेशा के लिए यही है कि आलू टिक्की बर्गर वुड बी द चीपेस्ट ऑफ आवर्स। आलू टिक्की बर्गर वुड बी द चीपेस्ट। तो स्टार्टिंग में दोनों 20-20 रुपए में लॉन्च हुए, आलू टिक्की भी और चिकन मैकग्रिल भी। आज चिकन मैकग्रिल पहुंच गया शायद 60-65-70 रुपए में, और आलू टिक्की 49 की औकात पार नहीं कर पाया है। यही काम बर्गर किंग भी कर रहा है, वूपर को सस्ते में बेचेंगे। और अब स्ट्रेटजी क्या है? रेट लिख दिया 45 रुपीज। लोग कह रहे हैं मैकडोनल्ड में 49 का आलू बर्गर या 45 का है। सर वो अलग से अगर चीज का लगवाएंगे स्लाइस तो 10 रुपए और लगेगा। अच्छा अच्छा, ओहो। और अनियन अलग लगवाएंगे सर, उसका 5 रुपए और है। अच्छा अच्छा, और बर्गर में ऊपर ब्रेड रहेगी, वो हम घर से ले आए अपने। कंपनी ऐसे पागल बना रही है आजकल। पहले नालायक सब देते थे, समझ में आ गया। अब जब कंपटीशन आया तो उसमें से स्लाइस निकाल ली। अब आलू भी थोड़ा सा कम कर देंगे। सर वो टिक्की पत्ती वाली लगवाएंगे, माइक्रो टिक्की, मैक्रो टिक्की। तो ये सब कंपनीज की स्ट्रेटजीज हैं कि लॉन्ग टर्म में ये नालायक कस्टमर तो पैसा देगा नहीं ज्यादा हमको, तो इसी तरह से काट पीट कर ले। तो लाइक आई स्टार्ट सेइंग भाई ये फीस है क्लास की, सर स्टडी मटेरियल ये तो चार्जेबल है अलग से। समझ में आ गया? बच्चे ने कहा अच्छा सर स्टडी मटेरियल की फीस दे लीजिए, वो पेपर खरीद के देता जरा फोटोकॉपी कराने के लिए। अच्छा सर पेपर भी हम ही को देना है? ओहो, वो भी आ गया। अच्छा बुक खरीद के देना जिसमें जेरोक्स कराना है? सर वो भी हम ही खरीदनी है। तो सर आप क्या कर रहे हैं फिर? तो अभी कम से कम टीचर हमारे देश में या दुनिया में ऐसे चोर टाइप के नहीं हुए। ये कंपनी चोर हो चुकी है सारी की सारी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? चलिए तो ऑब्जेक्टिव समझ गए सब लोग। अगला है प्लान हमारा पॉलिसी। पहले देख लेते हैं ये किस प्रजाति में आ रहा है। ये आ रहा है बच्चों हमारी स्टैंडिंग की प्रजाति में। ऑब्जेक्टिव हो गया, चिल्ड्रन ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा, स्ट्रैटेजी हो गई, कौन सा बचा? अगला कौन सा है? तो ऑब्जेक्टिव विद इट, स्ट्रैटेजी विद इट। अब क्या करने जा रहे हैं? पॉलिसी। तो तीसरा प्लान है जिसका नाम है पॉलिसी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? चलिए पॉलिसी क्या होती है, पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज यू आर एन एम्प्लॉयर, मैंने आपके यहां नौकरी ज्वाइन की, तो आपने हमको बोला कि सर आपका 12 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ये कौन सा पीरियड होता है? प्रोबेशन पीरियड मतलब यहां पे आप काम सीखेंगे, आप नए एम्प्लॉई हैं, तो ये टेम्परेरी जॉब है। कौन सा? टेम्परेरी। अगर इस टाइम में आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने से 1 महीने पहले का आपको नोटिस देना पड़ेगा, और हम अगर नौकरी छुड़वाएंगे तो हम भी 1 महीने पहले नोटिस देंगे। और अगर तुरंत तुरंत बोल देंगे गेट आउट, कल से आने की जरूरत नहीं है, तो ये तो धोखा हो गया। इसके बदले फिर 1 महीने की सैलरी दे देंगे। तो या तो आप हमको 1 महीने पहले बता दीजिए मैं अगले महीने से काम पे नहीं आऊंगा, उस महीने की सैलरी मिलेगी बट धोखेबाजी ना हो। हम आपको या तो 1 महीने पहले बता देंगे भाई अगले महीने काम पे अब मत आना, बस यही महीना तुम्हारा लास्ट है, कर लो काम, सैलरी लेके चले जाना, खोपड़े में बात गई। 12 महीने का जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो अगले 36 मंथ्स आप रिड्यूस्ड बेनिफिट के साथ नौकरी करेंगे। मतलब आपको कैजुअल लीव्स मिलेंगी, मेडिकल लीव्स और किसी स्पेशल तरह की लीव नहीं मिलेगी। जब आपका ये 48 मंथ्स का पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको मेडिकल लीव, कैजुअल लीव, हर तरह के जो एंटाइटलमेंट्स एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं आपको भी मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिसी। इट इज कॉल्ड एज अ, ये स्ट्रैटेजी नहीं होगी, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। हाँ इससे ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि अगर ये पॉलिसी बनाई तो आपकी एफिशिएंसी हमको पता लग जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप एफिशिएंटली काम करेंगे, काम चोरी नहीं करेंगे ताकि आप परमानेंट हो जाए। तो दिस मे गिव राइज टू एन ऑब्जेक्टिव, बट दिस प्लान दैट आई डिक्टेटेड टू द एम्प्लॉय इज सिंपली नोन एज व्हाट? पॉलिसी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपने कैनन का कैमरा खरीद लिया यूएस से,
इफ इट हैज इंटरनेशनल वारंटी तो पूरी दुनिया में वो कहीं पे भी खराब होगा, आप किसी भी शोरूम में उसको ले जाइए, बिल हो तो भी ठीक, नहीं तो उनके पास तो ऑनलाइन डेटा पूरा होता है, आपके कैमरे का अंडर टर्म्स एंड कंडीशन रिपेयर होगा। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? पॉलिसी। समझ में आई बात कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। दीज आर जनरल स्टेटमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई पक्का? साथ में हमने एम्प्लॉय को बोला अगर छुट्टी चाहिए तो एटलीस्ट 48 आवर्स प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो आपका सैलरी कट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो अ पॉलिसी। तो दीज आर जनरल स्टेटमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ये चीज क्या यहां कुछ अचीव करने की बात हो रही है? अचीव करने की बात तो शॉर्ट टर्म में तो ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म में तो स्ट्रैटेजी। समझ में आया? समझ में आया? तो आपने एक स्कूल सेटअप किया और आप जानना चाह रहे हैं कि भाई स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे आएंगे, तो आपने लोगों को कंसल्ट किया, ऑल दैट अकॉर्डिंगली आपने सिस्टम बना दिया, आपने एडमिशन फीस पे फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दे दिया। आपको ऑब्जेक्टिव क्या था कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाएं, और आपने सोचा कि भाई मेरे को पूरे शहर में नंबर 1 स्कूल बनना है, तो आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, आपने पूरे शहर में बसेस दौड़वा दी, इजी कम्युनिकेशन सिस्टम कर दिया, हर क्लास में और बस में कैमरा लगवा दिया, पेरेंट्स को उसका एक्सेस दे दिया, तो इससे होगा क्या? आपका स्कूल लॉन्ग टर्म में तरक्की बहुत तेजी से करेगा। तो पहला वाला जो मेरा एग्जांपल था कि फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को एडमिशन फीस 0, दैट्स ऑब्जेक्टिव। दूसरा वाला जो प्लान था दैट इज स्ट्रैटेजी। यहां पे पॉलिसी जैसा अभी कुछ नहीं आया, बस पहले 500 बच्चों को एक ही बार फीस में हम डिस्काउंट देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, तो दिस अ शॉर्ट टर्म पॉलिसी, यू कैन कॉल इट एज शॉर्ट टर्म पॉलिसी। समझ में आ गई बात? तो पॉलिसी में जनरली टाइम पीरियड नहीं लिखा, बट ये जो स्टेटमेंट्स हम इस तरह के बनाते हैं दे प्रैक्टिकली you can say appear or occur or remain into force for a longer period of time। जैसे सरकार कानून बनाती है ना, तो वो भी एक तरह की पॉलिसी होती है, बट लॉ में और पॉलिसी में फर्क होता है। लॉ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है, बट पॉलिसी में कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं होता है। समझ में आ गया? आप बैंक में चोरी करेंगे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जेल है, ऑफिस में चोरी करेंगे तो चोरी नहीं, जेल करा दी जाए, हो सकता है आपको सिर्फ नौकरी से निकाल दिया जाए। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय पॉलिसी चिल्ड्रन? पक्का? सिमिलरली जब आप एमबीए के एडमिशन के लिए कभी जाएंगे तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये है कॉलेज की पॉलिसी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सो यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, दीज आर द जनरल रिस्पॉन्सेज टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, बेसिस फॉर ऑब्जेक्टिव। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी ना, फर्स्ट 500 एडमिशंस पे 0 रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ताकि हमारे स्कूल में कम समय में बच्चे जल्दी जल्दी आ जाए। तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव। और हमने ये पॉलिसी किन बच्चों के लिए बनाई है? फर्स्ट 500, उसके बाद ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। पीपल अंडरस्टूड? पीपल अंडरस्टूड? एंड अल्टीमेटली इंटेंशन किसका रिफ्लेक्ट करता है? ये टॉप मैनेजमेंट। स्कूल का चपरासी डिसाइड करेगा पहले 500 बच्चे फ्री रहेंगे? टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा। प्रैक्टिकली कोई भी प्लान हो टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कैसे नौकरी देनी है, वो स्पेशल 26 मूवी याद आ गई अक्षय कुमार की, गॉट इट क्लियर? देन प्राइसिंग पॉलिसी, एलीट क्लास है तो प्रोडक्ट महंगा बेचेंगे, और अगर नॉन एलीट है तो सस्ता। वी डोंट सेल ऑन क्रेडिट इज अ पॉलिसी फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट। दुकान पे जाइए, लिखा होता है ना आज नगद कल उधार, उधार मांग के शर्मिंदा ना करे, तो अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं कि नालायको, निर्लज्जो, करमजलो, कल मुंहो, अगर पैसा नहीं है तो हमारी दुकान में आने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नगद में सामान बेचते हैं, उधार में सामान नहीं बेचते। गॉट इट क्लियर? पहले आप यूपीआई पेमेंट करते तो दुकानदार बहुत हंसी खुशी पैसा लेता था, अब जब भी आप 2000 से ऊपर का यूपीआई पेमेंट करेंगे, शॉपकीपर वुड से भैया आधा % जोड़ के पैसा दीजिएगा मेरे को, क्योंकि मेरे पैसे यूपीआई में इतने कट जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो मैं नहीं झेलूंगा। तो ये पॉलिसी कब बनी? 1 अप्रैल 2023 के बजट के बाद। पहले तो यूपीआई ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड फ्री थे, और ये उस पर पैसा नहीं लगेगा, मैंने तुमको 10,000 रुपये उधार दे दिया, इस पे नहीं लगेगा, ये पूरा तुम्हारे पास पैसा आएगा, मेरे पास से उतना ही जाएगा। आप किसी दुकान पे जाके सामान ले रहे हैं तो मर्चेंट के पास, और हिंदुस्तान में दुकानदार भी बहुत चतुर हैं, वो अपनी दुकान का मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं है, वो अपना पर्सनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बट वो बेचारे भोले वाले दुकानदार जो फंस गए दुकान के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा के, वो भी और चतुर निकल गए। वो बैंक से बोले यूपीआई ले जाओ, खाता बंद कर दो, मेरे नाम से सो एंड सो शर्मा के नाम से नया खाता खोल लो, पर्सनल अकाउंट खोलो।
तो भारत सरकार डाल तो हमारे बिजनेसमैन पात। समझ में आ गया? मेरा भारत महान, 100 में 101 सुपर इंटेलिजेंस और एक कोई आधा बेईमान। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो जब सरकार ने बजट में पॉलिसी बनाई तो कुछ शॉपकीपर्स की हालत खराब हो गई। अब कुछ तो बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनीज हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है, तो उन्होंने कहा क्या भाई हमारा तो इतना खर्चा वैसा होता ही है और जो कस्टमर आ रहा है अपनी गरज को पैसा देगा। बट छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस जो घर से काम करते हैं, जिनकी इतनी कमाई भी नहीं है, कस्टमर भाग भी सकता है ये बोलने पे कि 2000 के सामान का मैं 2010 रुपए लूंगा। तो उन्होंने बैंक वालों से पूछा अब क्या किया जाए। तो बैंक ने सोचा कि अगर हम इस कस्टमर को बोलेंगे कि नहीं ऐसे ही चलाओ तो ये भाग जाएगा हमारे पास से, तो आप एक काम करिए पुराना अकाउंट बंद कर दीजिए, पुराना यूपीआई सरेंडर कर दीजिए, पर्सनल अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें ट्रांजैक्शन करिए। बट उसमें भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन से ज्यादा जब आप करेंगे आपका सेविंग अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 2 4 5 साल बाद। सीतारमन जी ये बजट में अनाउंस कर देंगे कि 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है सेविंग अकाउंट में, ट्रीट दैट सेविंग अकाउंट एज करंट। बस थोड़ा पाएंगे आप, फिर कोई और जुगाड़ पानी उस समय देखा जाएगा, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया? पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? तो जैसे स्कूल्स में एडमिशन होता है, फिर बच्चे पढ़ते हैं, फिर प्रमोशन दिया जाता है, तो कुछ बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है प्रमोटेड और कुछ में लिखा होता है पास्ड एंड प्रमोटेड। फर्क क्या है? एक भी रेड मार्क अगर हुआ, एब्सेंट है, अटेंडेंस शॉर्ट है, कभी फेल हो गए, तो रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा प्रमोटेड। एक भी रेड मार्क नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? पास्ड एंड प्रमोटेड। तो ये है स्कूल की पॉलिसी, किस पे प्रमोटेड लिखेंगे और किस पे पास्ड एंड प्रमोटेड। तो पास्ड एंड प्रमोटेड वाले जो है वो खुददार हैं और जो सिर्फ प्रमोटेड वाले हैं वो एहसान के पात्र हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया? इंडियन रेलवेज का आपने टिकट बुक कराया, डे ऑफ ट्रैवल को अगर कैंसिल कराते हैं चार्ट बनने के बाद आपको अंडा मिलेगा वापस। डे ऑफ ट्रैवल के सो कॉल्ड एक दिन पहले करा लेते हैं तो 25% रिटर्न हो जाएगा, 2 दिन पहले 50%, उसके पहले अगर कराते हैं टिकट कैंसिल तो नॉर्मल चार्जेस कटते हैं, 200 रुपए टिकट, 300 रुपए टिकट, लाइकवाइज। समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन फॉर इंडियन रेलवेज, इट्स अ पॉलिसी। समझ में आ गया? इंडियन रेलवेज चाह रहा है कि आने वाले समय में ट्रैफिक अच्छा मैनेज हो, तो उन्होंने एक अलग से फ्रेट कॉरिडोर स्टार्ट कर दिया, राइट फ्रॉम हावड़ा टू चंडीगढ़, ताकि पैसेंजर ट्रेन अलग ट्रैक पे चले और फ्रेट वाली ट्रेन अलग ट्रैक पे। भी ये काम 1 2 दिन में तो होगा नहीं, इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, लॉन्ग टाइम एक्टिविटी। ये काम 5 7 10 साल में हुआ, हो भी रहा है, चल भी रहा है अभी। तो इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ स्ट्रैटेजी। समझ गए कहानी? समझ गए बच्चों? अगला आते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है प्रोसीजर और मेथड, बड़ा कंफ्यूजिंग। आपने कभी केक बनाया है घर में? कैसे बनाते हैं केक? सर फोन करते हैं, हेलो स्विगी जोमेटो ले आओ केक, जरा बन गया केक सर। ये तो आप बेवकूफ बना रहे हैं, केक नहीं बना रहे हैं। केक कैसे बनता है बताइए, किसी को आता है केक बनाना? नोबडी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग भाई। अब बताओ पांडे। अच्छा, पांडे ने असिस्टेंट रखे हुए हैं, ये लोग खाना चबा चबा के प्लेट में डाल देते हैं, पांडे सैनिटाइजर मिला खा जाता है। चलिए, केक बनाना आता है किसी को भाई? केक बनाने की विधि क्या होती है? सर तो विधि पूछना पड़ेगा, विधि भुला गई पहले। भाई एनीबडी, अनन्या जी, मनल जी, रिया जी, रुद्र जी, स्नेहा जी, यशार जी, केक बनाना आता है? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको रेसिपी बुक खोलनी पड़ेगी। बस सर अब केक बन गया सर। चलिए जोक सपाट। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास कुकर या माइक्रोवेव ओवन होना चाहिए। कुकर या माइक्रोवेव ओवन, तो हम माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं। फिर आप पास बढ़िया सा बोरोसिल का एक कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसमें बटर लगा के उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें। ग्रीस ना लगाना, ग्रीस में नहीं बोल रहा था, बटर लगा ग्रीस कर, डायरेक्ट ग्रीस ही लगाओ ना, बटर क्यों लगा रहे हो? समझ में आ गया? तो उसको थोड़ा सा चिकना कर ले बेसिकली। फिर उसके बाद जैसे आटा गूंदा जाता है, अब उतना टाइट ना गूंद दीजिएगा। तो मैदा जो होता है ना, वैसे पिल्सबरी का भी आता है बाजार में आजकल, आप वो पाउडर लीजिए, पानी मिलाइए, कोई अंडा अंडा मिला लीजिएगा, ज्यादा अंडा मत मिला दीजिएगा, नहीं बहुत कड़ा बन जाएगा वो। और वो बनाया हुआ तैयार मसाला बैटर जो आप बोलते हैं, वो आप डाल दीजिए अवन के बर्तन में, और उस पे केक वाला एक बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिए। या आपको पता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में बेक हो जाएगा, तो आप 20 मिनट की सेटिंग लगा दीजिए और वो बेक हो जाएगा। समझ में आ गया?
जयसवाल जी पढ़ाई पे ध्यान दें, नहीं तो एग्जाम में अंडा आएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो आपका केक बन जाएगा। अब ये तो केक का बेस तैयार हो गया। अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे? मेहंदी लगाएंगे, आइसिंग करेंगे। हाँ, बर्फ लग जाएगी यार, मतलब डेकोरेट किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा बड़ी अजीब टाइप की है। फिर आप उस पे आइसिंग करेंगे वनीला क्रीम से, चॉकलेट क्रीम से, इट डिपेंड्स कौन सा फ्लेवर बनाना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो केक बनाने की विधि एक्चुअली पहले जो प्रोसीजर है, जो आपको स्टाइल यूज करना है, वो ब्रेड बनाने का ही करना है। मोटी ब्रेड बनानी है एक तरह से। तो सर एक काम ना करें सर, सर ढेर सारी ब्रेड ही एक साथ रख दें। हाँ वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकल छाप केक ऐसे ही बनता है। ब्रेड में हर पीस में जैम लगा लीजिए आगे पीछे, किसी में वनीला जैम, किसी में ऑरेंज जैम, किसी में पाइनएप्पल जैम, और ब्रेड जोड़ दीजिए और फिर आइसिंग कर दीजिए, तो स्क्वायर केक वैसे भी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो ये जो स्टेप्स हमने एक सीक्वेंस ऑर्डर में परफॉर्म किए बच्चों, इन स्टेप्स की सीक्वेंसिंग को बोला जाता है प्रोसीजर। व्हाट? प्रोसीजर। दिस इज द कीवर्ड। टास्क दैट मेक अप द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब सर पहले हम अपना एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करेंगे न्यूज़पेपर में, उसके बाद उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के पीपल विल अप्लाई, देन वील कॉल देम फॉर रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे हम उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए जो पास हो गए, फिर उनको इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने का रखा जाएगा, वो काम सीखेंगे। सर ये पॉलिसी होगा या प्रोसीजर होगा? हमारा रिक्रूट करने का तरीका ये है, ये हम आपको बता रहे हैं, इट्स अ पॉलिसी। ऐसे यहाँ नौकरी मिलती है, उस काम को करने का तरीका प्रोसीजर होगा। हर दिन थोड़ा नौकरी देते रहेंगे किसी को। भाई कंपनी सेटअप हुई, स्टार्टिंग में नौकरी दे दी, अब 5 7 10 साल की फुर्सत, छुट्टी क्या होती है? फुर्सत। जो 55 साल का है 5 साल बाद रिटायर हो जाएगा तो नई भर्ती करेंगे। तो रिक्रूटमेंट की जो हमारी तरीका है, दैट इज पॉलिसी, दैट इज पॉलिसी। गॉट इट क्लियर? एंड दैट इज प्रोसीजर ऑल्सो। अब सर ये पॉलिसी कब होगा, प्रोसीजर कब होगा? The way to say this is the system of ours, this is the plan how we recruit, sorry not recruit, how we recruit, ये है पॉलिसी। बट जब हम उसको एनैक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ गिविंग जॉब, तो वो क्या बन जाता है? प्रोसीजर। तो कंपनी ने अपनी रूल बुक में लिखा हुआ है कि हमारा नौकरी देने का तरीका क्या है। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, कंपनी किसी को बता सकती है, इट्स अ पॉलिसी। बट जब हम उसको एनैक्ट करते हैं, जब हम उस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या बन जाता है? प्रोसीजर। तो दैट इज अ पॉलिसी फॉर एवर एंड प्रोसीजर समटाइम्स। प्रोसीजर समटाइम्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल बना दिया, जितना पैसा पिछले साल कमाया था 31 मार्च तक, आपको उस पे 31 जुलाई तक फाइनली टैक्स पे करना है। मार्च 31 2023 तक जितना कमाया, अप्रैल मई जून जुलाई 31 4 महीने तक पूरा टैक्स पे कर दीजिए। सर अगर नहीं पे किया तो पीनल एक्शन लिया जाएगा। गॉट इट क्लियर? दिस इज अ पॉलिसी, इट्स अ पॉलिसी। आपने 31 मार्च तक अपना डेटा फाइनेंस का इकट्ठा कर लिया, बैंक वगैरह से इंटरेस्ट का डेटा भी दे दिया, पासबुक वगैरह अपडेट करा ली। 15 अप्रैल को सीए के पास चले गए, सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए, सीए ने अपना डेटा तैयार कर लिया और इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऑनलाइन जो आपका टैक्स जमा होना था वो जमा कर दिया। व्हाट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट डिड वाज अ प्रोसीजर, and according to what procedure he acted? Policy of the income tax department, policy of the income tax department। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये रूल बिजनेसमैन के लिए बनाया है। जो लोग जॉब में होते हैं उनको पता होता है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक कितनी तनख्वाह हमको मिलेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो मान लीजिए किसी की तनख्वाह 10 लाख रुपए है और उस पर टैक्स बना लेटर से 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख। ये पैसा मान लीजिए टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप जमा कराइए, 37,500, 37,500, 37,500 और 37,500। कब जमा कराएंगे? दिस मनी शुड बी डिपॉजिटेड मैक्सिमम बाय 30 जून। दिस बाय जून के बाद 3 महीना काउंट करिए, जुलाई अगस्त सितंबर 30। ये पैसा जमा हो जाना चाहिए दिसंबर 31 और ये फाइनली मार्च 31। इसके अलावा सैलरी के अलावा भी आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, कोई आप बिजनेस वगैरह करते हो उसकी कमाई है, तो उस पे जो टैक्स होगा वो फॉलोइंग जुलाई 31 तक पूरा का पूरा जमा हो जाए। सर हम ये पूरा पैसा अगर जुलाई में एक साथ जमा कर दें तो
तो जो इनकम सैलरी वाली थी उसके टैक्स पे तो पेनल्टी सरकार ले लेगी, क्योंकि वो पैसा फाइनली 31 मार्च तक गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए। ऐसी इनकम्स जिनका आप साल भर में कैलकुलेशन ना कर पाए, सिर्फ उस पे छूट है कि ईयर एंड होने के बाद 3-4 महीने बाद आप पैसा दे दीजिए। क्यों सर 4 महीने की छूट है? कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है तो उनको ऑडिट कराना पड़ता है बुक्स का, और ऑडिट कोई 2 दिन का काम थोड़ा है, इट टेक्स मंथ्स एंड वीक्स। अंडरस्टूड दिस? तो ये है टैक्सेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी, और इसी के तहत आप टैक्स पे करते हैं भारत सरकार को। पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ प्रोसीजर। समझ में आ गया? हर संडे आपके घर में एक वनीला केक बनता है, इट्स अ पॉलिसी, बट केक बनने का जो तरीका है इट्स अ प्रोसीजर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो रिक्रूटमेंट में ये कंफ्यूजन था कि पॉलिसी बोले या प्रोसीजर। तो वे ऑफ रिक्रूटमेंट इज अ पॉलिसी, बट जब आप उस पॉलिसी को काम में लाना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो पॉलिसी से बढ़ के क्या बन जाता है? प्रोसीजर। समझ में आई बात कि नहीं? साल भर में इंडिया में कोर्ट्स जून में बंद रहते हैं 1 महीने 25 दिन के लिए, और सर्दी में भी 15-20 दिन के लिए बंद रहते हैं। इट्स अ पॉलिसी, इट्स अ पॉलिसी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? और कोर्ट में काम कैसे होता है जब आपको केस रजिस्टर कराना होता है? सबसे पहले आप किसी एडवोकेट को मिलते हैं, एडवोकेट आपकी बात सुनता है, फिर वो एक नोटिस बनाता है, फिर ऑपोजिट पार्टी को एज अ सम्मन भेजता है कि भाई तुम कोर्ट में प्रेजेंट हो इस दिन आके, और कोर्ट में उस केस को रजिस्टर कराता है कि उसकी सुनवाई कब होगी। मतलब कोर्ट में आपके केस का एडमिशन हो जाता है एक तरह से। तो कोर्ट में केस का रजिस्ट्रेशन कराना इज अ प्रोसीजर, और कानून में ये तरीका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में बनाया गया है कि इस तरीके से कोर्ट केस किया जाता है, तो दैट्स अ पॉलिसी। और उस तरीकों को जब आप अडैप्ट करते हैं, एनैक्ट करते हैं, इट्स अ प्रोसीजर। भाई बच्चे की परवरिश कैसे करनी है दादी माँ ने मम्मी को सिखा दिया, इट्स अ पॉलिसी। खानदान में वैसे ही हर बच्चे की परवरिश हुई है, आपकी भी वैसे ही हो रही है, तो आपकी परवरिश हो रही है, प्रोसीजर। तरीका दादी माँ ने सिखा दिया, इट्स अ पॉलिसी। समझ में आई बात की अभी भी नहीं आई बात? पक्का? चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल। गोल अचीव करना तो ऑब्जेक्टिव था, बट उसको अचीव करने के लिए जो तरीका लिस्ट डाउन किया गया पॉलिसी था, और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे किया गया तो स्ट्रैटेजी हो गई, और जब आप उसको इस्तेमाल करना, क्रियान्वित जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूट जिसको बोलते हैं, तो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन इज प्रोसीजर। पॉलिसी का एग्जीक्यूशन इज प्रोसीजर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का? आपने कभी वॉच रिपेयर कराई होगी, तो सबसे पहले वॉच स्मिथ क्या करता है? वो बैक पैनल से वॉच को ओपन करेगा, फिर वो जो टाइम वाली सुई होती है उसको निकालता है, नहीं तो मशीन बाहर नहीं आएगी ना, फंसी रहती है उसमें। फिर उसको वो ऑयल से ब्रश से क्लीन करता है। व्हाट इज डूइंग? क्या कर रहा है वो? प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा है। पंडित जी को शादी कराते हुए देखा है? वो एक मंत्र वाली किताब पढ़ते हैं संस्कृत में, हिंदू मैथोलॉजी में, तो जो मंत्र वाली किताब है पॉलिसी है एक तरह से। समझ में आया कि नहीं आया? और शादी कराने में जो मंत्र बोले जा रहे हैं वो प्रोसीजर है। पहले चावल रखिए, थोड़ी देर में दाल और पनीर ना रखवा दें कहीं, फिर सुपारी रखिए, फिर कथला का खाना जाना उसको, तो दैट्स अ पॉलिसी। ऐसा हर जगह शादी में होता है। हमेशा आपने शादी में देखा होगा, पहले दूल्हा के पागल की तरह बैठा हुआ है, लोग उसको एकदम चंपू की तरह देख रहे हैं। समझ में आ गया? वो बहुत बेचारा अंदर से गड़बड़ फील कर रहा है। मौके आते हैं, भगवान ना करे किसी की जिंदगी में 2 मौके आ जाए ऐसे। समझ में आया? ओके, देन द ब्राइड कम्स। और आज तक नाटक नौटंकी थोड़ा ज्यादा होने लग गया है, वो जो के जाके रिसीव करके ले आते हैं उसको वगैरह वगैरह, ये सब चलता है। आने टाइम में हस्बैंड और वाइफ वो ड्रोन से आएंगे। फिर उसके बाद जयमाल का कार्यक्रम होता है, और आपकी मम्मी की एक बहुत अच्छी आदत है, उनको जयमाल जरूर देखनी है। ये लेडीज का पता नहीं क्या होता है, मेरी समझ में नहीं आता। अरे लिफाफा दिया, खाना खाए, चलो अपने घर, नहीं जयमाल देख ले जरा। और फिर सब लोग फोटो खींचेंगे पागल की तरह, कोई नहीं देखेगा फोटो कभी नहीं, वो गूगल चाचा कभी दोहरा देंगे। ये आपने पिछले साल शादी विजिट की थी, तब तक उन लोगों का डाइवोर्स भी हो जाता है मैक्सिमम केस में आजकल। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो सो कॉल्ड, तो शादी की जो पूरी प्रथा है वो हर जगह वैसी चलती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हर जगह ऐसे होता है। मुस्लिम मैरिज में भाई कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है, 3 बार पूछा जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम विटनेसेस। व्हाट क्लियर? हिंदू मैरिज में थोड़ा नाटक ज्यादा रहता है, हल्दी की रस्म है, पता नहीं क्या क्या, आजकल इवेंट मैनेजमेंट भी चल रहा है इसके ऊपर। तो ये सारा नाटक लेड डाउन है समवेयर इन द स्क्रिप्चर्स, इसको पॉलिसी बोलते हैं। और इस बेवकूफी को करने का तरीका, शादी इज नॉट अ बेवकूफी, तरीका जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है शो ऑफ का, इट इज नोन एज व्हाट? प्रोसीजर। समझ में आई बात की बिल्कुल नहीं आई? कंफर्म? चलिए
आगे चलते हैं, एक दो बातें और आपको बताता हूं। स्टेप्स ऑफ डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज और मेथड्स इन रेगुलर रूटीन। तो सर मेथड और प्रोसीजर एक ही हुआ, मैंने जानबूझ के इसको अंडरलाइन किया, भी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो जिस विधि को आप अप्लाई करते हैं, सीक्वेंस ऑफ टास्क को अप्लाई करते हैं, आपके घर में बनने जा रहा है बटर पनीर मसाला, आपने मम्मी को देखा एक एक करके हाउ शी इज कुकिंग द फूड, तो बटर पनीर मसाला हर ट्यूसडे को बनेगा, ये पॉलिसी है, जैसे वो बन रहा है इट्स अ प्रोसीजर। लिख दिया सबने, मार्क कर लिया। चलिए, देयर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्स ऑर्डर टू कंसर्न सेल्स डिपार्टमेंट। आपने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया, तो अमेजोन क्या करता है, आपके ऑर्डर को सेलर को देता है, फिर सेलर से कंफर्मेशन मिलता है, फिर पेमेंट प्रोसेस होता है, फिर मतलब कैश ऑन डिलीवरी है तो भाई बाद में मिलेगा, तुरंत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट कंपनी अपडेट करती है रेगुलर। तो इट्स व्हाट चिल्ड्रन, प्रोसीजर। और ये अमेजोन का रेगुलर काम करने का तरीका ही यही है, इट्स अ पॉलिसी। जोमेटो का, स्विगी का नाम सुने, जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसका 22% वो आपसे ले लेंगे। 22%, 100 रुपए का सामान है, आपकी जेब में 78 रुपीज आएगा, 22 उनकी जेब में जाएगा। 18% बेसिकली जीएसटी, गॉट इट क्लियर, और 18% उनकी कमीशन, तो सर 36 हो गया। अरे नहीं भैया, उनकी कमीशन 18%, 18% पे 18% 3.24 होता है जाके, 3.24, तो इट इज रफली 21.24%, जो मैं आपको कह रहा था 22%। तो अगर आप कोई भी सामान जोमेटो के थ्रू बेचते हैं, स्विगी के थ्रू बेचते हैं, 100 रुपए का सामान है, ये पहले 22 अपनी जेब में डाल लेंगे और आपकी जेब में कितना आएगा, 78 रुपीज। अब शॉपकीपर इज इन अ डिलेमा, मैं अपनी दुकान पे तो सामान 100 का बेचता हूँ और कस्टमर आता है 100 में खरीद के ले जाता है, स्विगी के थ्रू बेचूंगा तो पहले मेरे को सामान का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो शॉपकीपर पता है क्या करता है, क्वांटिटी कम कर देता है, वो 22% क्वांटिटी कम कर देगा तो बैलेंस हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ शॉपकीपर्स जो ऐसा नहीं कर पाते, बट उनको लगता है कि भाई स्विगी ही हमारा अन्नदाता है, अगर हम खुद सामान बेचेंगे तो एक पीस नहीं बेच पाएंगे दिन भर का, चलो कम में बिके, स्विगी के थ्रू बिके, एटलीस्ट सेल तो हो रहा है। तो ये स्विगी का तरीका है धंधा करने का, जोमेटो का, इट इज देयर पॉलिसी, इट इज देयर पॉलिसी। और हर महीने की 21 तारीख को जितनी सेल हुई है 1 तारीख से 20 तारीख तक, 21 तारीख को आपके अकाउंट में सेलिंग प्राइस माइनस 20% कट के पैसा आ जाएगा। फिर 22 तारीख से, ये तो पहले महीने की बात थी, फिर 22 तारीख से अगले 20 तारीख तक का जो बिजनेस होगा उसका पैसा फिर 21 को आ जाएगा। 21 तारीख इन्होंने कट ऑफ डेट डिसाइड की हुई है, इट इज जस्ट माई एग्जाम्पल, 21 नहीं हो सकता 30 भी हो, वगैरह वगैरह। ओके, तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी ऐसी करती है, पूरे महीने भर आपने शॉपिंग की, 25 तारीख उनकी डेट है बिलिंग की, तो आपने 24 तारीख को जो सामान खरीदा क्रेडिट कार्ड से, उसका बिल कब होगा, 25 को, और एक हफ्ते में आपके पास बिल आ जाएगा। जो आप 26 को सामान खरीदेंगे उसका बिल अगली 25 को होगा, बिल आएगा और 4 दिन बाद फिर पेमेंट का 1 महीना, तो लगभग 2 महीने का उधार आपको मिल गया। तो ये हर क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसी करती है काम, इट इज देयर, और तरीका भी सबका यही, तो इट्स देयर पॉलिसी। तो व्हेन वी हैव मेड एन इंस्ट्रक्शन चार्ट हाउ वी डू इट, इट्स अ पॉलिसी, एंड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट, इट्स अ प्रोसीजर। गाड़ी आपकी सर्विसिंग में जाती है, सबसे पहले उसकी धुलाई पुछाई होती है, फिर उसके बाद उसमें पार्ट्स क्लीन किए जाते हैं, फिर उसके बाद सो कॉल्ड चेन में अगर मोटरसाइकिल है तो ग्रीसिंग वगैरह की जाती है, और फिर उसका एक टेस्ट होता है, ड्राइव टेस्ट, कि भाई सब ठीक ठाक हो गया कि नहीं, और फिर आपको व्हीकल इवनिंग में डिलीवर कर दी जाती है। और ये सर्विस सेंटर में काम करने का सबका यही तरीका है, तो इट्स अ पॉलिसी, इट्स अ पॉलिसी। और सो कॉल्ड जब काम हो रहा है तो इट्स अ प्रोसीजर। समझ में आई बात की नहीं? तो यहाँ पे अगेन कंफ्यूजिंग टेक्स्ट आपके सामने आ गया, देखिए, एडमिशन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, तो ये तो सर वहां पे भी था रिक्रूटमेंट पॉलिसी, वही चीज मैंने बताई ना आपको कि जो तरीका लिस्टेड है वो पॉलिसी है, जब हम उसको करते हैं तो प्रोसीजर बन जाता है। तो हमने साफ साफ पेपर पे लिखा है किस तरीके से नौकरी मिलेगी, पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, आईआरसीटीसी पे आईडी कैसे बनेगी, सब लिखा हुआ है, ये पॉलिसी हो गई। और जब आप उनको देख के काम करते हैं उस तरह का, तो इट्स अ प्रोसीजर। समझ गए सब लोग? एवरीबडी अंडरस्टूड? चलिए, मेथड, सर फर्क क्या हुआ दोनों में? टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्लान, ये तो सबको पता है भाई, ये मैनेजमेंट का एक प्लान ही होता है, तो सबको पता है, दैट स्पेसिफाइज द डिटेल्ड एंड द बेस्ट मैनर फॉर परफॉर्मिंग आ गया जिसका इंतजार था, पर्टिकुलर स्टेप कंप्राइज्ड इन द प्रोसीजर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कैसे केक बनाने से पहले बोरोसिल के कांच के बर्तन को बटर लगा के ठीक से चिकना करना है, ग्रीस करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो गड़बड़ाया तो बेड़ा गर्क पूरे केक का। तो दैट इज द पर्टिकुलर स्टेप। तो पूरे केक बनाने का जो तरीका है वो प्रोसीजर, दैट प्लान इज अ प्रोसीजर, बट ग्रीसिंग का तरीका अलग से आपको सिखाया जा रहा है, इट्स अ पर्टिकुलर स्टेप। तो ये क्या हो गया, मतलब a series of methods performed completes the procedure। नहीं समझ में आया? पक्का वो मूवी देखिए 3 इडियट्स। कॉलेज में जब रिक्रूटमेंट चलता है तो वो जो रस्तोगी होता है डरपोक टाइप का, अंगूठी अंगूठी पहनता है, याद है ना? याद है ना रस्तोगी जी, याद है ना? वेरी गुड। तो वो उसका इंटरव्यू जब लेते हैं तो रिटन टेस्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, नकल मार के बच्चा स्कोर ले आएगा। ग्रुप डिस्कशन में 5 में से टीम ने, 5 ने बहुत अच्छा किया, बट अब हम इंडिविजुअल फेस टू फेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको अच्छी तरह से जानने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप इंटरव्यू का था, इसमें मेथड क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, आई टेक बैक माय वर्ड्स। ये जो इंटरव्यू चल रहा है ये पूरे रिक्रूटमेंट पॉलिसी का मेथड होगा, पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का मेथड होगा। तो पर्टिकुलर स्टेप पे काम करने को मेथड बोला जाता है, पर्टिकुलर स्टेप पे काम करने को मेथड बोला जाता है। जैसे आपको एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन कराना है अपने घर में, तो पर्सन वुड कम, ही और शी विल सी टू इट कि भाई कहां पे एसी लगाएं तो सबसे बढ़िया कूलिंग प्रोवाइड करेगा। अब उसके बाद उसको वॉल को ड्रिल करना है, वॉल को ड्रिल करना एक स्टेप हो गया। फिर एसी की यूनिट को वो हैंग करेगा, वो एक छोटा सा लेके आते हैं इंस्ट्रूमेंट जिससे चेक करते हैं कि लेवल सीधा है कि नहीं। हाँ वाटर लेवल वाला ना, वाटर लेवल उससे चेक हो जाता है। अब स्केल तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो वाटर लेवल वाला इस तरह से डिजाइन होता है, वो सेंटर में आ गया अगर तो इसका मतलब स्ट्रेट है, नहीं तो एसी ठीक से काम नहीं करेगा। तो उस स्टेप में वो वाटर लेवल कैसे लगाना है, दैट इज अ मेथड। समझ में आ गया? तो प्रोसीजर में ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, किसी एक स्टेप को आप क्या बोलेंगे, मेथड। हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू पार्टनर कैपिटल, वो मेथड नहीं है, वो प्रोसीजर है पूरा का पूरा। टोटल कैपिटल निकालना इज अ मेथड, कंपेयर करके सरप्लस और डेफिशिएंसी निकालना इज अ मेथड, जर्नल एंट्री पास करना इज अ मेथड। और पूरे जो स्टेप्स हैं, कहीं आपने मेरे अकाउंट्स के नोट्स में देखा कि लिखा हो मेथड फॉर कैलकुलेटिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल? इट इज स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग, इट इज स्टेप्स। तो स्टेप्स बोले या प्रोसीजर बोले बात एक ही है, उसमें से कोई भी एक स्टेप ले लीजिए, 1 2 3 4 5, दे ऑल आर ईच एंड एवरी मेथड बेसिकली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो प्रोसीजर और मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया? तो प्रोसीजर कलेक्टिव हो गया और मेथड इंडिविजुअल हो गया। प्रोसीजर इज कलेक्टिव एंड मेथड इज इंडिविजुअल। समझ में आई बात बच्चों? पक्का? सो फॉर्मलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड वेज होते हैं। आपने कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा हो कैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, शर्ट स्टिच हो रही है, तो शर्ट में बटन स्टिच होता है, यस और नो चिल्ड्रन? शर्ट में बटन स्टिच होता है ना, और बटन जिसके अंदर पिन अप करते हैं, हिंदी में उसको काज बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ग्रूव बोलते हैं। और आजकल कंपनीज ने एक फैशन अडॉप्ट कर लिया है कि सारे ग्रूव तो ऐसे बनेंगे और जो लास्ट वाला होगा वो ऐसे बनेगा। ऐसे क्यों सर? ताकि यहां पे ये लॉक हो जाए और शर्ट अनइवनली इम्बैलेंस ना हो जाए पहनते समय। बिकॉज सब अगर सीधे सीधे बनेंगे तो कपड़ा लटक जाएगा, बट अगर ऐसे बना होगा तो कपड़ा लटकेगा, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट ही नहीं होगा, फोर्स लेफ्ट राइट एक्सर्ट होगा। और ये ऊपर वाले खींच रहे हैं, तो इनका काम क्या है, ये शर्ट को बॉडी के हिसाब से ऊपर नीचे, कोई मान लो बर्गर टाइप है तो ये ऊपर नीचे, और ये लेफ्ट राइट खींचेगा, तो शर्ट बैलेंस्ड रहेगी, शर्ट बैलेंस्ड रहेगी। मैंने एक बार गूगल पे देखा, मैंने यूट्यूब किया, मैंने कहा ये क्या सारे तो ग्रुप सीधे सीधे, ये लास्ट वाला टेढ़ा क्या लगा हुआ है? वो टेढ़ा इसीलिए लगा हुआ है कि ये जितने के जितने हैं वो आपकी बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से शर्ट को ऊपर भी शिफ्ट करेंगे और नीचे, कपड़ा खींच जाता है ना कभी कभी, देखा होगा आपने। बट ये वाला जो है ना, ये ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं करेगा, ये लेफ्ट राइट फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये दाएं बाएं और ये ऊपर नीचे, तो इसको इंटैक्ट रखेगा कपड़े को। समझ में आया? तो ये जो स्टिचिंग की स्टाइल है ये पूरा प्रोसीजर है, और टेलर्स को बोल दिया जाएगा कि आखिरी वाला ओरिएंटेशन लेफ्ट राइट रखना, टॉप बॉटम मत रखना। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मेथड। घर में चल रहा है पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा चल रही है, अब आहुति देने का काम चालू हो गया, इट्स अ स्टेप पूरे पूजा पाठ में। तो ये स्टेप क्या होगा?
मेथड। तो पंडित जी का सत्यनारायण की कथा कराने का जो तरीका है, दैट्स अ प्रोसीजर। हर घर में वैसे ही कराते हैं। तो क्या है ये बताओ ना। बोल करें हाँ, पॉलिसी है। क्या है ये? पॉलिसी है। क्या है ये? पॉलिसी है। ओके। और उस पूरे प्रोसीजर में जो एक एक दो दो, भाई पहले सो कॉल्ड सब लोग बैठ जाएं, फिर वो स्वास्तिक बनाएंगे, ओम बनाएंगे एंड ऑल दैट। आई एम नॉट बीइंग रिलीजियसली बायस्ड। तो ये सारी हरकतें क्या है? तो पहले ही बता, हरकत का मतलब मेथड होता है। चलें आगे। चाट की दुकान पे पानी पूरी खाई है? जब आप बोले कि हमको गोलगप्पा खिला दो, फुल्की खिला दो, अलग अलग नाम अलग अलग जगह है, तो कहीं पानी पूरी बोलते हैं, महाराष्ट्र साइड पानी पूरी बोलते हैं, और कहीं पे गोलगप्पा। और यूपी में सारे के सारे लोग हैं देहाती बाजार टाइप के, ये फुल्की बोलते हैं, फुल्की, क्योंकि फूली हुई होती है ना, फुल्की। समझ में आ गया? तो अब ये क्या करता है, पहले उसको निकालेगा जहां डिब्बे में रखी है, फिर उसमें होल करेगा। होल कैसे करेगा? ड्रिल मशीन से। बीटेक चाट वाला अगर होगा तो ड्रिल मशीन से होल करेगा। समझ में आया? फिर क्या उसमें पाइप लगा के पीछे से वैक्यूम के थ्रू उसके अंदर मटर भरेगा? नो। तो ये भी एक तरह का प्रोसीजर है। पहले वो पत्ता पकड़ाएगा, फिर एक एक करके फुल्की आपको फोड़ेगा, मटर भरेगा, पानी खिलाता जाएगा। इट्स अ प्रोसीजर। बट आप बड़े गौर से देख रहे हैं फुल्की में छेदा कैसे कर रहा है? सर वो ड्रिल मशीन से। और जहां पे फुल्की मान लीजिए 11,000 रुपए की 10 पीस है, तो सोने की ड्रिल मशीन होगी, सोने की ड्रिल मशीन से छेद करेगा। दैट्स व्हाट चिल्ड्रन, दैट्स अ मेथड, दैट्स अ मेथड। हाँ वो भी मेथड हो गया, चटनी डालनी है अलग से। हर जो स्टेप है ना, दैट्स अ मेथड। तो अब ये बोल सकते हैं किसी चीज को करने के लिए 15 स्टेप्स लगेंगे, तो 15 मेथड एक प्रोसीजर के अंदर, 15 मेथड एक प्रोसीजर। जब आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से, पेमेंट पेज पे जब आते हैं, पूछते हैं ना यूपीआई है, कैश देंगे, जाओ सौरभ सर से ले लो पैसा, एक इसका ही बटन है, तो क्लिक पे बाय सौरभ सर, मैं भी क्लिक कर दूंगा पे बाय स्टूडेंट। तो अब अल्टीमेटली आपने चुना कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी, तो इट्स अ मेथड ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ पेमेंट बोलते हैं, प्रोसीजर ऑफ पेमेंट बोलते हैं? मेथड ऑफ पेमेंट। गॉट इट क्लियर? तो पेमेंट करना एक मेथड, एक स्टेप है पूरी शॉपिंग प्रोसेस का, एक स्टेप है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? डेप्रिसिएशन जैसा तो कुछ पढ़ाई होगा 11th में अकाउंट्स में लोगों ने। स्ट्रेट लाइन क्या था? मेथड। रिटन डाउन वैल्यू क्या था? लेजर अकाउंट बनाना, टू बैंक परचेज ऑफ असेट, बाय डेप्रिसिएशन, कैरेट डाउन, टोटल ब्रॉट डाउन, ये प्रोसीजर था। समझ में आ गया? हर पोस्टिंग करने को भी आप एक मेथड बोलेंगे। सर ये क्या है? लीफो फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है लीफो का फुल फॉर्म। व्हाट? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फैशनेबल प्रोडक्ट्स जो लेटेस्ट आते हैं पहले वो बिकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पेरिशेबल प्रोडक्ट, परसों जो आम आया था पहले उसको दुकानदार बेचेगा, आज वाले को कल बेचेगा, नहीं तो सड़ जाएगा। तो ये दो स्टॉक टेकिंग टेक्निक्स होती हैं, स्टॉक टेकिंग टेक्निक्स। पढ़ाना है मेरे को, ट्रेनिंग देनी है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। इट इज मेथड। पढ़ाना है, पहले ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे। इट्स अ प्रोसीजर। समझ में आया कि नहीं? पक्का? सो अगली क्लास में पढ़ेंगे चिल्ड्रन, रूल भी एक प्लान होता है। सर ये क्या? अरे रूल इज स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा लिखा होता है कि स्मोकिंग इज मैंडेटरी? सिंपल। डोंट स्पिट हेयर, पुट प्लास्टिक बैग इन द डस्टबिन। आप कहीं पे अगर गए हो पब्लिक प्लेस पे, आजकल 3 तरह के डस्टबिन, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। अच्छा समझ गया सर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमको नहीं पीनी, कूड़ा हो गया, ये गीले कूड़े में डाल दो। पी चुके हैं बट थोड़ी सी नीचे कोल्ड ड्रिंक बची है, इसको आधी तोड़ते हैं सर, ऊपर वाला पार्ट सूखा है, सूखे कूड़े में। ऐसा नहीं होता। दीज आर द रूल्स बेसिकली। स्कूल में जैसे आपकी फी बुक में लिखा होता है कि 10th से पहले फीस दे दे, नहीं तो कुछ अलग से भी देना पड़ेगा। दैट्स अ रूल, दैट्स अ, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।